राम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। इसके पहले मैं बोलता हूँ, दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन के सच्चे मूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन के सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम के सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम के सूरत हो आप। आइए देव सिंह सयाम जी दादा को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। हेलो, सबसे पहले जतर गांव धरती दाई को सेवा जोहार करता हूं और प्रकृति शक्ति बड़ा देव सल्ला गांगरा शक्ति फड़ापेन, पूना पूना शक्ति फड़ापेन, नर्मदा शक्ति धन ऋण शक्ति को मैं सेवा जोहार करते हुए आज शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के 166वां अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, उनमें से कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल उदय जी, आपको मैं सेवा जोहार करता हूं और इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष माननीय नान सिंह मार्को जी, आपको भी सेवा जोहार करता हूं। हमारे पुनेमाचार धर्माचार नन्हेसा मरावी जी और रमोतिया खमरटिया सरपंच खजरी, सुहाना सरपंच जुनवानी, दशरथ मरावी युवा प्रकोष्ठ घुघरी ब्लॉक अध्यक्ष, राकेश नरते GSU अध्यक्ष घुघरी, शिवदास गायकवाल जो अभी थे लेकिन नहीं है फिर भी, और सजीव खचरी, माधव जी प्रचार मंत्री घुघरी, राम नरेश करचाम उप सरपंच ईश्वरपुर, आप सबको मेरी तरफ से सेवा जोहार, जय सेवा जय बड़ा देव। इसके बाद जवाहरलाल मार्को जी धनगांव, सुखराम जी नहरवेली से, प्यारीलाल यादव हरदयाल मरकाम खमरिया से, सेवाराम पड़ते उप सरपंच जुनवानी से, सुखई सिंह मसराम जी, कुंवर सिंह ध्रुवे जी, रनमत मसराम जी वरिष्ठ मालिक, धरती का मालिक, वरिष्ठ नागरिक नहीं, वरिष्ठ मालिक, मोतीलाल मरकाम जी वरिष्ठ मालिक और रामचरण मरकाम जी, हिरौंदी बाई खमरोटिया सरपंच खजरी, पंच खजरी, सम्मल लाल मरावी जी सासपानी, अमर सिंह तेकाम बिलगांव, संतोष धुमकेती यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, आप सबको मैं सेवा जोहार करता हूं। और मंच संचालक महोदय ईश्वर गुट्टे जी, रघुनंदन झरिया जी, बलवीर खमरटिया भूतपूर्व सरपंच जी, मुकद्दम दादा जी, ब्रज कुमार पूसाम जी, आप सबको मेरी तरफ से जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। आज शंकर शाह का 166वां बलिदान दिवस मनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह बलिदान दिवस जो शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी हैं, इनके पूर्ण जन्म से लेकर और उनके तोपों के मुहरों में मारने तक का इतिहास को हमारे खमरटिया दादा पूर्व सरपंच जी ने आपको बता चुके हैं। और थोड़ा बहुत कहूँगा कि जो हमारे अंग्रेज लोग जो शासन करते थे, उस समय हमारे भाई लोगों ने ही उनको माला देवी की पूजा अर्चना करते थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ऐसे शक्तिवान राजाओं को पकड़वाने का काम किया हमारे लोगों ने, घेरा लगा लिए और उन्होंने 14 सितंबर को ही उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके अंग्रेज शासकों ने उनको मृत्यु दंड दिया। लेकिन मृत्यु दंड देना ही था तो फांसी लगा करके और उनको उनके परिजनों को सौंप देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों, इस समाज के साथ में, इस समाज के साथ में एक अलग से कानून न जाने कहां से लाया उन्होंने लाया कि बंदी बना करके और बंदी से हथकड़ी छुड़वा करके और तोप जो होता है, तोप होते हैं उसके मुहरे में इन दोनों पिता पुत्र को बांध करके और आदेश दिया जाता है कि इनको तोप से उड़ा दिया जाए। जब आदेश होता है तो तोप चलना भी बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद भी दोबारा फिर से तोपसी चलाने का प्रयास करता है। तब भी हमारे राजा
राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चेहरे में जरा भी चिंता का लकीरें नहीं। वो हंसते हंसते और वहां पर खड़े हो जाते हैं तोप के मोड़ा के सामने, और दोबारा जब तोप से चलाता है तो एकदम से चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं उनके शरीर का, और चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं तो उनको जो है कोई किसी साथ नहीं देता। और रघुनाथ शाह जी के माता फूल कुंवर जी उन छोटे छोटे लथड़ों को, शरीर के लथड़ों को, दोनों पिता पुत्र के, उनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उनके आंखों में भी आंसू नहीं, उनके आंखों में भी आंसू नहीं, फिर भी इकट्ठा करके और वो रखते हैं। तो इतनी बड़ी दहशत ऐसा क्यों किया गया, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये समाज जो है, जिस समाज को हम आदिवासी, आदिवंशज, मूलवंशी और कोयतुर, गोंड इन नामों से नवाया जाता है, जिसमें वर्तमान में इनको एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये समुदाय जो हमारे क्षेत्र में बसे हुए रहते हैं, इन सबके बीच, ये इनके बीच में ऐसा जब घटना होता है, उसका मतलब होता है कि दोबारा इस हमारा अंग्रेज सरकार के विरोध में कोई कदम ना उठाए, कोई ऐसा कोई षड्यंत्र ना रचे, ऐसा डरवाने के लिए उन्होंने ऐसा किया राजाओं ने। लेकिन साथियों, हमारे राजा महाराजाओं ने, इनको कहा जा रहा था कि आप लोग अपने जो राज क्षेत्र है उसको अंग्रेज के साथ संविलीन कर दो, मिला दो, अंग्रेजी शासन में मिला दो, ये कहा जा रहा था रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी को। लेकिन इन्होंने नहीं माना और कह रहा था कि आपका प्रकृति धर्म, आपका जो ये नैसर्गिक धर्म, अपना जो धर्म है कोया पुनेम जो है, नैसर्गिक धर्म है, प्रकृति धर्म है, इसको छोड़ करके और हमारा जो धर्म है ईसाईयत, मसीहा धर्म, उसको अपना लो, तब तुमको हम छोड़ेंगे। यह शर्त रखा गया है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के साथ में। लेकिन इन दोनों ने चाहे कुछ भी हो जाए, एक तो मैं इस राज्य को आपके साथ मिलाऊंगा नहीं, दूसरी बात इस समाज का जो प्रकृति धर्म है उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण चले जाए। ऐसा करके अडिग हो गए और इनके चिथड़े पूरे लोथड़े चले गए, लेकिन ये झुके नहीं। वही समाज का वंशज आज यहाँ बैठा हुआ है, इनके साथ आज भी वही व्यवहार किया जा रहा है साथियों। उसको समझने और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी कभी इस आंदोलन में था और 2013 के आसपास में आंदोलन में था, लेकिन उस आंदोलन में मैं नहीं था, उसमें मैं नहीं था। इसके बाद भी मेरे विरोध में FIR यानी मेरा रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया, और और पूरा 23 लोग जेल जाने वाले थे। मैंने विरोध नहीं किया, मैं भले जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे नाम उस मुद्दा से नहीं हटवाऊंगा, नहीं कटवाऊंगा। मैंने नहीं कटवाया और जेल गया, जेल जाकर के आज भी अडिग हूँ इस समाज के लिए मैं। तो साथियों, इस समाज के लिए हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा हम ये लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? अभी तक लड़े, अभी बता रहे थे, अभी गीत में आया था कांग्रेसी वाजपेयी, है ना, तो उन्होंने 77 साल तक, अभी 77वां साल चल रहा है इस समाज की सेवा करते करते, लेकिन उन्होंने हमसे क्या छुपाया और उन्होंने क्यों छुपाया, ये बात को हम आपके बीच में बताना चाहते हैं। तो साथियों, अभी भी हमारे साथ में षड्यंत्र करके और फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अभी इसी 30 अगस्त को वहां पर एक मुकदमा हो गया था कुसमी भानपुर में, वहां सलवा क्षेत्र चौकी में। तो उसको हमको आवेदन किया गया कि इस मुकदमा का निराकरण करिए। तो हमने क्या किया कि हमारा पारंपरिक ग्राम सभा जो गठित हो चुके हैं, जो राज्यपाल राष्ट्रपति सबको दिया जाता है कि हम आज हमारा अधिकार हक को हमारे ग्राम में चलाएंगे, इसकी सूचना दी जाती है। सूचना दे करके वहां पर हम पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किए और वहां के चौकी और ये TI और आपके तहसीलदार महोदय को ऐसे मंच में 12 मच्छियां मरा करके सारे मुकदमों को बैठाए और उन सबको बुलाए कि आप आइए कि इस मामला को आपने कैसे दर्ज कर लिया, जो कि
कि हमको ग्राम सभा पैसा एक्ट भी ग्राम सभा दिया है, उससे पूछे भी ना आपने कैसे रिपोर्ट दर्ज कर लिया। हुआ के बताए कुर्सी लाओ तो कुर्सी में नहीं बैठेंगे, वो भी जमीन में बैठे और वहाँ फैसला हुआ, निर्णय हुआ। ये मुकदमों के साथ उनके सामने ये निर्णय हुआ कि इस मुकदमा को, इस केस को, इस मामला को हमारे सामने आज ही यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। उन्होंने वहीं पर रफा दफा करके और खत्म कर दिया गया। वो पावर रखने वाला है आपका 13 दिन का। अब ये पावर हमको कहाँ मिला है, इसको हमको पढ़ना है और हमारे सारे समाज को बताना है। हमारा सारा जितना समुदाय है उसको भी बताना है, हमारे पंच सरपंचों को बताना है, हमारा मुकद्दम, कोटवार, दवान, छिरवैन, नचगारिन, सहलारिन, गीतगारिन, सोइन माइन, इनको सबको बताना है कि हमको पावर कहाँ मिला है। नहीं तो समता जजमेंट क्या कहता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा से बड़ी पारंपरिक ग्राम सभा जो मुकदमी व्यवस्था है वो लिखा हुआ है आपका संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है अनुच्छेद 13(3) का रूढ़ि प्रथा विधि का बल रखता है, संविधान की शक्ति है, उसमें लिखा है। तो उसी को हम सशक्त करते हैं। ये फार्म भर के आज ही हम लोग ग्राम खमहरिया के जो पदाधिकारी हैं हमारे परंपरा के, उन पदाधिकारियों का आज ही हम पोस्ट के माध्यम से भेजे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्रालय से लेकर के 9 जगह भेज के आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। ऐसे हर गांव को सशक्त करना है और ये बताना है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून हमारे ग्राम के अंदर में लागू नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है। हमारे द्वारा बनाया हुआ कानून को आप लागू करिए। राज्यपाल और राज्यपाल, राष्ट्रपति स्वीकृति करके फिर राज्यपाल को देगा, राज्यपाल फिर ग्राम को देगा, पारंपरिक ग्राम सभा फिर वहाँ उसको संचालित करेगा। ये पावर हमको कहाँ पर दिया है, 13(3) का में 244(1) में ये सब हमको दिया है। ये इसीलिए हमारे मंच संचालक जी बोल रहे थे कि हमारे हर गांव में, हर क्षेत्र में संविधान की जरूरत है। हमने बहुत दिनों तक पढ़ा, ये सारे चीज पढ़ा, हमने बाइबिल पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा, हमने रामायण पढ़ा, हमने फिर न जाने क्या क्या चीज पढ़ लिया, जितने धर्म ग्रंथ हैं उसको सबको पढ़ा, लेकिन हमारी व्यवस्था कहीं पर नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमसे छुपाया गया। क्या छुपाया गया? गंड व्यवस्था के लोग, गंड का मतलब होता है कुल गंड व्यवस्था, जो नागरिक नाग कुल गंड व्यवस्था, जे महाराजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये किस गंड व्यवस्था के हैं? नाग कुल गंड व्यवस्था के हैं। यादव लोग कौन से गंड व्यवस्था के हैं? याद गंड व्यवस्था के हैं। याद माने गाय गंड व्यवस्था के हैं। वो सब लोग यादव लिखते हैं, सब लोग यादव नहीं है, याद गंड व्यवस्था के हैं। और उसके अंदर में जो गोत्र है वो अलग है उनका, पूछ लेना उन सबसे। इस प्रकार से इस गंड व्यवस्था के कारण संविधान में गणतंत्र शब्द को लाया गया है। विश्व के 142 देश के विद्वान लोगों से पूछा गया कि ये गणतंत्र क्या है, तो किसी को पता नहीं था, और जिनको पता था उन्होंने बताया कि विश्व के अंदर में, देश के अंदर में जो आदिवासी समाज है माने आदिकाल से जो निवास करते हुए आए हैं, उनमें कुल गंड व्यवस्था है, और कुल गंड व्यवस्था में ही समता मूलक समाज है। बाकी किसी भी समुदाय में समता मूलक समाज नहीं है। समता मूलक समाज का मतलब होता है कि हमारे समाज में मातृशक्ति, माताओं को, पितृशक्ति यानी पुरुषों को बराबर का हिस्सेदारी, धार्मिक कार्यक्रम में नाचा गाजा बाजा से लेकर कमाई धमाई से लेकर जितने संस्कार होते हैं, शादी ब्याह सब में मातृशक्ति पितृशक्ति को बराबर का सम्मान दिया जाता है। वो जब तक पूरे के पूरे नहीं आते तब तक हमारा कार्यक्रम संपन्न नहीं होते। इस बात को जब विश्व के विद्वानों ने पढ़ा, तब गणतंत्र शब्द को गणतंत्रात्मक गणराज्य हमारे देश को घोषित किया। और हमारी देश ही नहीं, पूरे विश्व में जितने 143 देश हैं आज के डेट में, सब में गणतंत्र व्यवस्था है। लेकिन गणतंत्र शब्द के मालिक कौन है और गणतंत्र शब्द के जनक कौन है, ये चीज हमसे छुपाया गया इन जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों के द्वारा। और गणतंत्र हम
कब बनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। और यह गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र दिवस का दूसरा शब्द क्या है? गणतंत्र दिवस को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस को दूसरे शब्दों में लोकतंत्र कहते हैं, और तीसरे शब्द में जनतंत्र कहते हैं, और चौथे में कहते हैं रिपब्लिक सिस्टम। यानी तीनों चारों का अर्थ एक ही होता है, गणतंत्र। और जब लोकतंत्र को हम जब देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? इसको प्रमाणित करके हमने नहीं बताया, हमारे लोगों ने लिखा नहीं लिखा, इतिहास लिखने वालों भी नहीं लिखा, और हमारे देश के हमारे सेवा करने वाले राष्ट्रीय दल के लोग, जिसको कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं और जनता पार्टी भी कहते हैं, और जितने पार्टी हैं, किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया, छुपाने का काम किया। तो लोकतंत्र यानी गणतंत्र को यदि लोकतंत्र कहते हैं तो वो कहाँ है? इसको हम यही झांक करके बता सकते हैं कि हमारे जो ये समुदाय है ST SC OBC, इस समुदाय में लोकगीत होते हैं, बाकी बाहरी लोगों के गीतों में लोकगीत नहीं होते। हमारे नाचा में लोक नाचा होता है, बाहरी लोगों के नाचा में लोक नाचा नहीं होता। हमारे संस्कृति में लोक संस्कृति होती है, और लोक संस्कृति में छठी बरुन से लेकर के शादी विवाह करते हैं, दाएं से बाएं फेरे लगाते हैं, ये हमारी लोक संस्कृति होती है। लोक भाषा होती है हमारी, लोक भाषा केवल गोंडी भाषा ही ये प्रकृति भाषा है, हमारी लोक भाषा होती है। लोक संरक्षित क्षेत्र होता है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये लोक संरक्षित क्षेत्र है। इन लोक शब्द केवल आते हैं तो हमारे समुदाय के गीत संगीत नाचा बाजा में भी है, और नाचा में भी है, और तंत्र में भी है, और मंत्र दवारों के मंत्र में भी है, ये लोक मंत्र भी होते हैं, लोक तंत्र भी होते हैं। तो लोक शब्द जो आता है केवल इस समुदाय के संस्कृति में लोक शब्द आता है, और बाकी किसी समुदाय के, विश्व के किसी भी समुदाय के संस्कृतियों में लोक शब्द नहीं आता। इसलिए लोकतंत्र भी कहते हैं गणतंत्र को। अब जनतंत्र भी कहते हैं। तो जनतंत्र में हमको 5 वर्गों में बांट दिया गया। पहला है सामान्य वर्ग, उसको जनरल कहते हैं। दूसरा है माइनॉरिटीज, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक, जो मुसलमान ईसाई भाई आते हैं, इसमें भी धार्मिक अल्पसंख्यक में भी जन शब्द नहीं आया। और अनुसूचित जाति, जिसको SC बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, इसमें भी नहीं आया। OBC, चौथा OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, इसमें भी जन शब्द नहीं आया। और 5वां नंबर होता है अनुसूचित जनजाति, जो इसमें जन शब्द आया। यानी ये समुदाय जो है इस जनतंत्र का मालिक है। यानी कैसा? 1951 में जब जनगणना हो रही थी तो हम जो एक साथ निवास करने वाले थे उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जबकि SC भाई जो होता है, माने अनुसूचित भाई भी होता है, हमारे बीच में रहता है, वो भी लोकतंत्र जनतंत्र के मालिक हैं। और OBC होता है, जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो भी हमारा अनुसूचित जनजाति भाइयों के बीच का समुदाय का आदमी है। हम तीनों लोग जनतंत्र के मालिक होते हुए हमारे 2 लोगों को अलग कर दिया गया है, और बाकी केवल ST वर्ग को, अनुसूचित जाति को अलग कर दिया गया है। ये आदिवासियों का काम है, ये आदिवासियों का काम है। ऐसा भड़काया गया और छुपाया गया लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र को छुपाते हुए आज तक ये लोग राज किए हैं 5-5 साल तक। जबकि हमारा मुकदम जो होगा, हमारा दवान होगा, हमारा छिरवाय होगा, जिस दिन सशक्त करोगे उस दिन से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, वो चलेगा, उसके वंशज उसी वर्ग के फिर उसको हम बना देंगे। ये ऐसा चलता आ रहा था। लेकिन जिस दिन पंचायती राज लागू हुआ उसी दिन से हमको कमजोर कर दिया गया। तो साथियों, हमारा 5वीं अनुसूची बचा हुआ है, उसको फिर से लागू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ वहाँ जा कर हम प्रशिक्षण देते हैं। और हमको इसकी जानकारी दादा मरकाम जी बता रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। दादा गणवाना रत्न दादा मरकाम जी बता रहे थे संविधान को, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। अब दादा मरकाम जी अब पैनवासी हो गए, हमारे बीच से चले गए, तो पूरे कंधा उनके भार जो है, हमारे समाज का भार आप हम सबके कंधा में आ गया। अब कौन बताएगा हमको? पता है, अब UCC आ रहा है, मैंने
समान नागरिकता संहिता आ रहा है, हमको बचाएगा कौन? इनको तो तोप से उड़ा दिए हमारे राजा महाराजाओं को, हमको जेल में डाल दिए थे, निकल के आ गए, हम निकल के आ गए, हमको भी उड़ा दिए होते। लेकिन अब दूसरा फिर आ रहा है, वो उसको समान नागरिकता संहिता बोलते हैं, यूसीसी यूनिसेफ, वो एक फार्म जो होता है, जैसे यहाँ यूनिफॉर्म कहते हैं ना, यूनिफॉर्म ड्रेस जिसको बोलते हैं, ड्रेस जैसे एक स्कूल में जो ड्रेस है उसमें सब बच्चा एक जैसे पहन के आएंगे और जो गलत ढंग से पहनेगा उसको निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी मोदी सरकार जी ये बना रहे हैं, हमारा एक ही कानून लागू होगा सारी समुदाय के साथ में, ऐसा ला रहा है। लेकिन उसको बचाएगा कौन? उसको बचाएगा केवल पारंपरिक ग्राम सभा ही बचा पाएगा, क्योंकि पारंपरिक ग्राम सभा ये मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे विचार जो है भगते जाते हैं। मैं आप इतना ही बताऊंगा, इसका प्रशिक्षण आप लोग चाहेंगे तो हम जरूर देंगे, क्योंकि ताकत नहीं आई है हमारे नवयुवकों में। बीच बीच में सुनते हैं, थोड़ा आता है, यूट्यूब में देख लेते हैं, थोड़ा आता है। हमारे पुराने सियाने बुजुर्ग लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये बता क्या रहे हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, वो आपको अगर हमको अगर बचाएगा तो पारंपरिक ग्राम सभा बचाएगा, क्योंकि केंद्र में इसका जब बैठक हुई, यूसीसी तुम ला रहे हो तो मुसलमान और ईसाई, बौद्ध, जैन, इनके ऊपर एक सा कानून लागू होगा। लेकिन ये जो आदिवासी हैं इनके साथ क्या करोगे? फिर हम 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ लोगों के साथ यूसीसी लागू करोगे तो क्या होगा? तो उधर बोलते हैं, मैंने हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के सलाहकार बोलते हैं, नहीं दादा, अगर इनको अब थोड़ा बहुत टच करोगे ना तो आग लग जाएगा देश में। तब क्या बोलते हैं, इनको नहीं छूएंगे, अलग कर देंगे, अलग कर देंगे। तो जब इनको अलग करोगे फिर प्रश्न खड़ा होता है, फिर उनको मुसलमान और ईसाई को क्यों अलग नहीं करोगे? उनका भी तो है ना, उनका भी तो है कानून ना, तो उनको भी अलग करेंगे। ऐसा करके अभी वो दब चुके हैं, और दब चुके हैं तो अब हमको ग्राम सभा सशक्त करके पूरा के पूरा दबाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गणराज्य। बहुत बहुत सेवामान दादा शिव सिंह से सयाम जी।